हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता नायर और आज हम लोग वापस से इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्टली हमने 2 लेक्चर्स में इसके थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लिया। अभी हम लोग इसके इलस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। तो कई सारे बच्चों को इलस्ट्रेशन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है या तो फिर मैनेजर के कमीशन का कैलकुलेशन है। खास करके बच्चों को मैनेजर्स कमीशन कैसे ढूंढना है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन 2 तरीके में पूछते हैं कि बिफोर प्रॉफिट के ऊपर कमीशन फाइंड करो या तो फिर आफ्टर प्रॉफिट के ऊपर कमीशन फाइंड करो। तो आज हम लोग ये दोनों टाइप की कैलकुलेशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी 2 तरीके के एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है फॉर दी गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट है कि मंथ की बिगिनिंग में अगर कोई पार्टनर विड्रॉल करता है या तो फिर कोई पार्टनर मंथ के एंड में विड्रॉल करता है। तो लेट्स चेक हाउ दी कैलकुलेशन विल बी डन। सो यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन 1 में है हीरल विड्रॉस ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मीन्स मंथ की पहले दिन फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ शी इज विड्रॉइंग ₹500। तो सोचिए पूरे साल में कितना विड्रॉ कर लिया होगा अगर एक मंथ में 500 है। तो सिंपली अगर एनुअल ड्राइंग हमें ढूंढना है तो हमें एक महीने का ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स करना पड़ेगा, तो हमें पूरे साल का एनुअल ड्राइंग मिल जाएगा। यहाँ पे शी इज विड्रॉइंग द अमाउंट एंड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मीन्स हर महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉल कर रही होगी। इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज हमें एग्जाम्पल में कितना दिया है 10%। फाइंड द एनुअल ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे एनुअल ड्राइंग तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक महीने में 500 विड्रॉ कर रही है तो पूरे 12 महीने में कितना विड्रॉल करेगी वो, तो 6000। तो आइए हम लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एनुअल ड्राइंग जो हमें सबसे पहले फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो एनुअल ड्राइंग इज ₹500 what she is withdrawing every month in the beginning of every month multiply by 12 months। So अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 500 into 12 months is equal to 6000 rupees withdrawal annually। तो ये हमारा हो गया एनुअल ड्राइंग्स। यहाँ पे कैलकुलेशन में ट्विस्ट कहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, बिकॉज यहाँ पे 500 रुपीज एवरी मंथ विड्रॉ किया जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी मैथमेटिक्स का ही फॉर्मूला लगेगा जो हमने शायद 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। यहाँ पे I का मतलब है इंटरेस्ट जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डिनोट कर रही हूँ इसको। इसके बाद है R। तो R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10% पर एनम। और ये नीचे 100 R के नीचे इसीलिए लिखे गए हैं बिकॉज परसेंटेज हमेशा 100 के बेसिस पे निकलता है, इसीलिए नीचे मैंने 100 लिखे हुए हैं। इसके बाद है N, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स। तो अभी नंबर ऑफ मंथ्स कैसे ढूंढने हैं हमें वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, अप्रैल से बिगिन होता है और मार्च पे जाके ख़त्म होता है। सो आवर फाइनेंशियल ईयर इन दी अकाउंटिंग, उसको अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है। तो ये हमारा ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, राइट। सो पहला विड्रॉल उसने किया होगा 1 अप्रैल को। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल को 500 विड्रॉ किया, राइट। वापिस से
मई में 500 विड्रॉ होगा, सो अप्रैल में किया गया 500 ये मार्च तक विड्रॉ होगा, मीन्स 1 अप्रैल को भी विड्रॉ होगा, मार्च 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मीन्स जो 1 अप्रैल को 500 विड्रॉ होगा वैसा ही 500 मार्च तक विड्रॉ होगा। तो कितने महीने हो गए? 12 मंथ्स, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 12 मंथ्स अप्रैल के सामने, बिकॉज अप्रैल के अंदर अप्रैल महीने से जो विड्रॉल शुरू होगा वो हमें मार्च तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्रैल महीने में 500 रुपीज़ कितने टाइम के लिए यूज़ होंगे? तो 12 महीने के लिए। इसके बाद है 1 मई को नेक्स्ट विड्रॉल होगा। यहाँ पे विड्रॉल कहाँ से शुरू होगा? तो मई के एवरी मंथ की बिगिनिंग में। हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अगर आप गिन पाओ तो यहाँ पे कितने मंथ्स हुए? 11 मंथ्स। इसके बाद है 1 जून। तो सेम वे जून से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे हम लोग। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने महीने हुए? ये 9 एंड दिस वन इज 10। तो अगर आप देख सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे हमारे तो एक एक महीना कम होता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर मिल गया, इसलिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ही आगे लिख रही हूँ। सो 1 जुलाई में मंथ होंगे 9, अगस्त में हमारे मंथ हो जाएंगे 8, 1 सितंबर को ये मंथ कितने हो जाएंगे? 7, 1 अक्टूबर को 6, 1 नवंबर को हो जाएंगे ये 5, 1 दिसंबर 4, 1 जन 3, 1 फेब 2 एंड 1 मार्च। तो लास्ट में जो विड्रॉल होगा मार्च महीने का वो एक ही महीना वो कर पाएगा, दैट इज ऑन 1 मार्च। और 31 मार्च को तो हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो जो 1 मार्च को उसने विड्रॉ किया होगा वो अमाउंट सिर्फ एक ही महीने के लिए वो यूज कर पाएगा, इसलिए नीचे मार्च में मैंने लिखे हैं 1। तो यहाँ पे 31 मार्च को तो हमारा ईयर एंड हो रहा है, बिकॉज नेक्स्ट जो विड्रॉल करेगा वो होगा 1 अप्रैल को अगेन, बट उस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब का टोटल करो तो ये टोटल आएगा आपका 78। मीन्स 500 रुपीज एवरी मंथ अगर वो विड्रॉ करता है तो टोटल अमाउंट का यूसेज कितना होगा? तो 78 मंथ्स का। तो यहाँ पे मैं n नंबर ऑफ मंथ्स में लिख रही हूँ 78। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे i तो मुझे ढूंढना है, इसलिए मैं i के आगे कुछ भी नहीं लिख रही, यहाँ पे i का i ही लिख रही हूँ। तो p कितना है हमारा? सॉरी, p हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ p इज 500 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे 500 रुपीज पर मंथ हमने विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे p की जगह हम लोग लिखेंगे 500। r कितना है हमारा? 10। सो 10 डिवाइड बाय 100, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 100 इंटू n। तो n जो हमने ढूंढा वो 78। अब यहाँ पे 78 के नीचे 12 लिखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग एक साल के लिए ढूंढ रहे हैं, बिकॉज द परसेंटेज गिवन इज ऑन एनुअल बेसिस। इसकी वजह से हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक साल के लिए ढूंढ रहे हैं, एनुअल बेसिस पर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए नीचे 12 मंथ्स लिखना जरूरी है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो इस अमाउंट को, तो आंसर विल कम 325 रुपीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था हमारा कैलकुलेशन व्हेन द पर्सन इज विथड्रॉइंग द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब हम लोग आगे चेक कर लेते हैं
कि अगर कोई पर्सन एंड ऑफ द मंथ में अगर विड्रॉल कर रहा है तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, तो देख लेते आगे। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे जब विड्रॉल होता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे मैं बिगिनिंग की जगह लिख देती हूँ इन दी एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट सेम रख रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रख रहे हैं, सिर्फ हमने एक ही चीज चेंज किया, दैट इज एंड ऑफ द एवरी मंथ। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, जो हमने आगे के सम में यूज की, दैट इज आई इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। तो यहाँ पे भी अगेन हमें आई इंटरेस्ट ढूंढना है ड्राइंग का। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन मार्क। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है हमारे यहाँ पे 10% पर एनम। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 10%। और इसके बाद है P, तो P हमारा कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा 500। उसके बाद है N, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, जो हम लोग वापिस से कैलकुलेट करेंगे इस केस में। ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो अगेन हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा यहाँ पे भी अप्रैल टू मार्च ही, बट यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट की जगह हम लोग एंड ऑफ द मंथ, दैट कुड बी 30th और 31st ऑफ एवरी मंथ हम लोग यहाँ पे विड्रॉल करेंगे। सो यहाँ पे जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट मैं यहाँ पे हटा देती हूँ हर जगह पे, क्योंकि अभी विड्रॉल हमारा है एंड ऑफ एवरी मंथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर विड्रॉल होता है 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को विड्रॉ होता है, तो 30 अप्रैल की अमाउंट हम लोग कितना मंथ यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले अप्रैल मंथ के एंड में अगर अमाउंट विड्रॉ हो रही है तो ऑब्वियसली अप्रैल महीने में तो वो अमाउंट यूज होने ही नहीं वाली, राइट। सो अप्रैल महीने को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते यहाँ पे, अगर 30 अप्रैल को पहला विड्रॉल हो रहा है तो। सो अगर किसी भी पार्टनर ने 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है तो वो कितने महीने वो अमाउंट यूज कर सकता है। सो मई जून, बिकॉज अप्रैल को तो वो यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज एंड ऑफ द अप्रैल में उसने विड्रॉ किया है। सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मई महीने से, एक्सक्लूडिंग द अप्रैल मंथ। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को विड्रॉ की गई अमाउंट कितने महीने यूज कर पाएगा पार्टनर, 11 मंथ्स। देन 31 मई, तो 31 मई को अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे भी अप्रैल और मई में तो वो पैसा यूज नहीं होने वाला पार्टनर से। 31 मई को विड्रॉल कर रहा है तो वो कहाँ से कब चालू करेगा उसका यूसेज, जून महीने से। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने हुए यहाँ पे, 10 मंथ्स। सो सेम वे यहाँ पे भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ 30 जून। अगर आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी इसको लिख सकते हैं वापस से। यहाँ पे आएगा 9, 31 जुलाई, तो 31 जुलाई को आएगा 8, 31 अगस्त 7, 30 सितंबर 6, 31 अक्टूबर 5, 30 नवंबर 4, दिसंबर 31 आएगा 3 मंथ्स का यूसेज। 31 जैन को आएगा यहाँ पे 2 मंथ्स का यूसेज। 28 या तो फिर 29, जो भी डेट हो तो वो लिख सकते हैं, बिकॉज अगर लीप ईयर है तो 29 फेब होगा और लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 28 फेब हो सकता है। तो मैंने दोनों लिखे हैं ऑब्लिक करके। सो फेब में इसका यूसेज होगा 1 मंथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो मार्च में 31 मार्च को विड्रॉ हो रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डे को अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो इन दैट केस यहाँ पे मार्च महीने के विड्रॉल के पैसे वो अगले साल यूज करेगा। मीन्स उस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को विड्रॉ किए गए पैसे का यूसेज वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं यूसेज मंथ लिख रही हूँ 0। तो अगर आप इसका भी टोटल करें तो इसका टोटल हमारा आएगा यहाँ पे 66। तो हमारा n आया यहाँ पे 66। तो आइए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो I इज द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। P हमारा है 500
आर है हमारा 10 और नीचे लिख रही हूँ मैं 100 बिकॉज परसेंटेज हमेशा 100 के टर्म्स में लिखे जाते हैं। और इसके बाद है एन जो हमने यहाँ पे ढूंढा है 66। और अगेन यहाँ पे मैं 12 लिखूंगी नीचे बिकॉज ये तो है यूसेज के मंथ्स, बट मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एनुअल बेसिस पे, इसलिए मैंने नीचे लिखा है 12 मंथ्स। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप मुझे बताइए क्या अमाउंट आ रहा है इसमें। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है 275, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे। आप चाहे तो आप भी कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 275 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर दी गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स मोस्टली आपको ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिर्फ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और एंडिंग ऑफ एवरी मंथ के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। बट अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स को मिड ऑफ द मंथ, देन बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ्स ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी कंडीशन मतलब उसी टाइप के क्वेश्चंस को भी इसी तरह कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेशन खत्म हुआ यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ का। अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड ऑफ द मंथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेम वे आपको यही देखना है। अगर मिड ऑफ द मंथ है दैट मीन्स यहाँ पे 15 अप्रैल है। सो 15 अप्रैल मतलब अप्रैल का आधा महीना उसने यूसेज किया और मई से लेके मार्च तक उसने 11 महीने का यूसेज किया। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। अगर मिड ऑफ द मंथ है तो 11.5, सेम वे 15 मई है तो मई का आधा महीना और बाकी के 10 महीने। तो ऐसे करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग 10.5, 15 जून है तो 9.5 एंड सो ऑन। तो आपको सिर्फ जहाँ से विड्रॉल शुरुआत हो रहा है वहाँ से लेके हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तब तक कितने मंथ वो पैसे का यूसेज हो रहा है वही कैलकुलेट करना है। तो आप इसी स्टाइल में आगे अगर मिड ऑफ द मंथ है, क्वार्टरली दिया हुआ है या तो फिर बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ 6 मंथ दिया हुआ है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द लॉजिक विल अप्लाई द सेम। इसके आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैनेजर्स कमीशन, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। सो लेट्स चेक द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। सो चलिए हम लोग मैनेजर्स या तो फिर पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि जहाँ पे कमीशन कौन से बेसिस पे ढूंढने के लिए बोला गया है, या तो फिर ये हो सकता है बिफोर वाले प्रॉफिट पे या तो फिर होता है आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 है जहाँ पे हंसा, हितेश और विजय ये तीनों पार्टनर्स है। ओके, एंड देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे लिखा है कैपिटल प्रपोर्शन। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए जानबूझ के ये प्रपोर्शन दिया जाता है, पर हमें एज ए स्टूडेंट ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कैपिटल प्रपोर्शन दिया है, नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रपोर्शन। ओके, तो कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन में ये ऐसा आ सकता है कि कैपिटल प्रपोर्शन दिया है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रपोर्शन दिया है तो आगे देखते नहीं है कि ये कैपिटल का प्रपोर्शन है या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन के लिए दिया जा सकता है कैपिटल प्रपोर्शन। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो हम लोग क्या लेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है या तो फिर क्वेश्चन साइलेंट है उसके बारे में, तो हम लोग एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट वाज द प्रोविजन इन दैट कि अगर पार्टनरशिप के प्रपोर्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो इन दैट केस हम लोग कौन से प्रपोर्शन में बांटेंगे, रेशियो ये तो इक्वली। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बहुत चांसेस है कि कैपिटल प्रपोर्शन दिया है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी को ही प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन समझ के प्रॉफिट इसी रेशियो में बांट देते हैं और फाइनली आंसर आता है रॉन्ग। सो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैपिटल प्रपोर्शन दिया है, नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन। तो कैपिटल प्रपोर्शन अगर दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन क्या होगा हमारा, इक्वली 1:1:1। ओके, नेक्स्ट लिखा है हितेश। तो हितेश कौन है, हमारा पार्टनर। हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ हिज शेयर, मतलब यहाँ पे
आफ्टर मतलब कमीशन माइनस करने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमें कमीशन देना है उसको। बट यहाँ पे हमें पहले तो कमीशन का अमाउंट ही नहीं पता, तो हम लोग कौन सी अमाउंट डिडक्ट करके आफ्टर वाली अमाउंट ढूंढेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर ऐसे सिचुएशन है तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लिखा है आफ्टर, कौन सा वाला प्रॉफिट है, आफ्टर, तो जिस प्रॉफिट के ऊपर हमें मैनेजर्स या पार्टनर का कमीशन ढूंढना है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे 100। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग कमीशन, राइट। उसके बाद हम लोग अगर प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग कमीशन है तो हम लोग ये बिफोर वाला प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे। तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है कमीशन फर्म के लिए, तो कमीशन माइनस करने के बाद हमें जो आफ्टर वाला प्रॉफिट मिलेगा वो हमेशा उससे कम होगा, राइट। सो यहाँ पे कमीशन डिडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मेट बन गया कि बिफोर प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसमें से कमीशन जो हमें अमाउंट नहीं पता हमें फाइंड करना है, तो ये अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो वट एवर अमाउंट वी विल फाइंड, तो ये हमारा एक्सपेंस है कमीशन। तो कमीशन एक्सपेंस होने की वजह से आफ्टर कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमेशा कम होगा बिफोर प्रॉफिट से, राइट। सो यहाँ पे हम लोग 100 किसको अज्यूम करेंगे, कौन से प्रॉफिट को, तो जिस प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन फाइंड करना है तो उसे हम लोग अज्यूम करेंगे 100। तो यहाँ पे हमें कमीशन जो फाइंड करना है वो कौन से प्रॉफिट पे करना है, आफ्टर की बिफोर। तो यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, तो यहाँ पे हमारा आफ्टर डिडक्शन क्या है, ये है, तो इसको हम लोग 100 अज्यूम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर वाले के ऊपर हमें फाइंड करना है कमीशन, इसकी वजह से मैंने इसको 100 अज्यूम किया है। और कमीशन के परसेंटेज तो मुझे दे ही दिए है ऑलरेडी, जो है 10, राइट। तो अगर यहाँ पे बिफोर कौन सी अमाउंट में लिखूंगी कि जिसमें से -10 करेंगे तो मुझे 100 मिलेगा, तो सोचो यहाँ पे अगर मैं 110 लिख रही हूँ तो इसमें से 10 माइनस करने के बाद आई विल गेट दी अमाउंट 100। तो हमने यहाँ पे उल्टा कैलकुलेशन किया है, जिसके ऊपर कमीशन फाइंड करना है उसको मैंने लिया है 100, कमीशन के परसेंटेज ऑलरेडी मुझे दिए हुए हैं यहाँ पे, और तो कौन सी अमाउंट में से मैं कमीशन का 10 माइनस करूंगी तो मुझे अमाउंट वापस से 10 मिलेगी। तो वी हैव डन द रिवर्स कैलकुलेशन ओवर हियर। अब हमें ढूंढना है कि हमें कौन सा प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे मुझे फर्म का प्रॉफिट दिया है जो है ये वाला बिफोर वाला। तो ये 110 वाला अमाउंट कितना डिनोट करता है हमें, तो 165,000 दी प्रॉफिट विच इज गिवन ओवर हियर। ये अमाउंट क्यों नहीं हो सकती वो 100 वाले, बिकॉज ये कमीशन माइनस करने के बाद वाली अमाउंट है और कमीशन की अमाउंट हमें पता नहीं है। तो ये अमाउंट हमें कब मिलेगी, जब हम कमीशन का अमाउंट फाइंड करेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा होगा, हमेशा बिफोर वाला, राइट। तो आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो पता ही होगा, तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर 110 वाला जो शेयर है, 110% वाला जो शेयर है वो है 165, तो 10% का कमीशन कितना होगा, तो ये हुआ हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ऑपोजिट अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे और ये अमाउंट को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 इंटू 165 एज पर द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपने शायद मैथ्स में पढ़ा ही होगा। और ये जो अमाउंट है वो जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे 10 इंटू 165,000 डिवाइड बाई 110, तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 15,000, दैट इज द कमीशन। क्योंकि हमने यहाँ पे 10 के सामने वाला अमाउंट फाइंड किया है, तो ये हमें मिल गया 15,000 जो है कमीशन।
राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमीशन दैट वाज 10 के सामने 10 वाली अमाउंट हमने ढूंढी है यहाँ पे। सो 10 वाला अमाउंट हमें कितना मिला 15,000। तो ये 165 में से अगर मैं कमीशन माइनस करती हूँ तो नीचे मुझे अमाउंट कितना मिल जाएगा 1,50,000। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अमाउंट जो है, तो हमें यहाँ पे कितना कमीशन गिनने के लिए बोला था, तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, राइट। तो हमारा जो आफ्टर डिडक्शन वाला प्रॉफिट आया, तो ये आफ्टर का 10% लग रहा है। अगर आप कैलकुलेट करें, आप देखें तो 1,50,000 का ही 10% है 15,000, राइट। तो हमें दोनों अमाउंट मिल गई यहाँ पे और हमारे कैलकुलेशन भी सही हो गया एज पर द क्वेश्चन। आफ्टर द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन, राइट। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 15,000 का कमीशन। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसको कितना शेयर मिल रहा है। तो व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश व्हेन फर्म्स प्रॉफिट इज 165। तो यहाँ पे मुझे 15,000 का कमीशन मिल गया और अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा है मेरा 1,50,000। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारा मिला है हमें 1,50,000 आफ्टर डिडक्टिंग दिस कमीशन। अभी काफी सारे बच्चे क्या करेंगे कि ये 150 को गलती से वो बिना देखे 3:2:1 वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर यहाँ पे आंसर आएगा आपका गलत। बिकॉज यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रपोर्शन है उसके आगे कौन सा लिखा है नाम, प्रॉफिट प्रपोर्शन है या फिर ये कैपिटल का प्रपोर्शन है। तो ये कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैपिटल अगर नाम लिखा है तो हमें उसके रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन नहीं दिया है, दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट इन इक्वल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे अगर 3 पार्टनर में ये 150 डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मैं, तो हितेश का शेयर मुझे ढूंढने के लिए बोला गया है। तो हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा 50,000 50,000 50,000 1,50,000 डिवाइड बाय 3। We are distributing the profit amongst the 3 partners in the equal proportion। तो यहाँ पे हितेश को मिलने वाला शेयर कितना होगा 1/3, ओके। तो हितेश को मिलेगा प्रॉफिट 50,000, राइट। तो फाइनली हितेश को यहाँ पे कितना अमाउंट मिलेगा, एक तो है 50,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट और 15,000 का कमीशन। ऐसे करके हितेश को मिलने वाली रकम जो है, तो हितेश विल रिसीव प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹50,000 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1/3 लेके, राइट, और 15,000 का कमीशन। दैट इज 15,000, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमीशन 15,000 जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो फाइनली हितेश को टोटल मिल रहा है 65,000। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन के बारे में अभी समझ में आ गया होगा कि बिफोर है या तो फिर आफ्टर है। तो जिसके ऊपर हमें कमीशन फाइंड करना है, जो प्रॉफिट के ऊपर बिफोर वाला है, तो यहाँ पे 100 लेंगे। अगर बिफोर वाले प्रॉफिट पे ढूंढने के लिए बोला गया है तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 90 आएगा, राइट। बट अगर यहाँ पे आफ्टर वाला कमीशन दिया है, आफ्टर प्रॉफिट के ऊपर कमीशन फाइंड करने के लिए, तो जिसके ऊपर कमीशन फाइंड करना है उसको हमेशा 100 लेना है। तो यहाँ पे हमने आफ्टर वाले प्रॉफिट के ऊपर कमीशन फाइंड करना था, इसके लिए मैंने आफ्टर वाले प्रॉफिट को 100 अज्यूम किया है, राइट। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग और भी इलस्ट्रेशन करेंगे, तो देखते आगे कौन सा इलस्ट्रेशन है बुक में वो। सो फ्रेंड्स, आगे एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं मैनेजर्स कमीशन एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एज फॉर द इलस्ट्रेशन 3, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:2:3। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो is 6:2:3।
3। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिया गया है अ मैनेजर हैज रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹6600 6,600 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनेजर के कमीशन की अमाउंट हमें डायरेक्टली दे दी है, राइट, एट 10%। तो ये जो 6,600 रुपीज है वो कितना है, 10% ऑफ व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो ये जो अमाउंट है 6,600 वो आफ्टर वाले प्रॉफिट की 10% अमाउंट है, राइट। एस्सर्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स। तो आगे के सम में मुझे प्रॉफिट दिया था और कमीशन ढूंढना था, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कमीशन दिया है उसके ऊपर से प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सेम वे हम लोग आगे के एग्जाम्पल में जो हमारा फॉर्मेट बनाया था हमने, बिफोर माइनस कमीशन एंड देन आफ्टर, वो वाला फॉर्मेट लिखेंगे यहाँ पे। सो प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग कमीशन माइनस कमीशन and here profit after deducting commission। तो जैसे मैंने बात की थी आगे भी कि जिसके ऊपर कमीशन फाइंड करना होता है, यहाँ पे तो हमें कमीशन का अमाउंट दे दिया है, पर फिर भी वो कमीशन कौन से प्रॉफिट पे है, तो आफ्टर वाले। तो जिसके ऊपर कमीशन फाइंड किया है या तो फिर करना है उसको लेंगे 100। तो इस केस में भी इस अमाउंट को हम लोग कितना लेंगे, 100। कमीशन है हमारा 10, तो ऊपर ऑब्वियसली कितना अमाउंट आएगा, 110। तो यहाँ पे हमें तीनों में से कौन सा अमाउंट दिया गया है, तो कमीशन का, दैट इज दिस 6600। अगर आप देख पाओ ये तो ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनर्स को आपको ये फाइंड करना है कि पार्टनर्स को कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये जो हमारा अमाउंट आएगा ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग इसके बेसिस पे इसको फाइंड नहीं करेंगे, बिकॉज इसका कोई हमें इस सम में काम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फाइंड करेंगे, राइट। तो सेम वे हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से यहाँ पे फाइंड करेंगे कि अगर 10% मेरा, ये जो 10% है 10% है मेरा 6600, तो मेरा 100 कितना होगा, 100 है मेरा आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन वाला प्रॉफिट, जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बी। तो हम लोग यहाँ पे भी वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 100 इंटू 6600 और ऊपर का जो अमाउंट है वो जाएगा डिनोमिनेशन में। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट क्या मिलेगा, 66,000, दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। राइट, तो ये मुझे अमाउंट क्या मिल गई यहाँ पे, 66,000, राइट। तो अभी ये जो 66,000 है इसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले मेरा पार्टनर कौन है, जयेश। तो जयेश को कितना प्रॉफिट बांटेंगे हम लोग, सबसे पहले 66,000 यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल। इसके बाद हम ये जो प्रपोर्शन है इसका टोटल करेंगे, तो 6 + 2 = 8 एंड 8 + 3 = 11। सो आउट ऑफ दिस 11 जयेश का पार्ट है 6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 / 11। तो जयेश को कितना अमाउंट मिलेगा इसमें से, 66,000 में से 36,000 रुपीज। इसके बाद आता है सुरेश। सो सेम वे सुरेश का भी ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 66,000 जो हमारा प्रॉफिट है हमने फाइंड किया है यहाँ पे, उसमें से 11 में से सुरेश का पार्ट है 2, तो उसको लिखेंगे 2 / 11। तो इसको मिलेगा कितना, फाइंड कीजिए आप, इसको मिलेगा 11 × 6 तो 66, तो यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट 12,000। इसके बाद लास्ट है पंकज। तो पंकज का भी ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो 66,000 जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये, इसके बाद
पंकज का प्रपोर्शन है आउट ऑफ 11 इज 3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट मिला, अगेन 18,000। तो ऐसे ही इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जयेश को मिला है 66 में से 36, सुरेश को मिला है 12,000 आउट ऑफ 66,000 एंड पंकज हैज रिसीव्ड 18,000 आउट ऑफ दी 66,000। तो अगर आप इसका टोटल भी करेंगे तो टोटल आएगा आपका 66,000 रुपीज। अगेन मीन्स 66,000 को हमने 3 प्रपोर्शन में बांट दिया है एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन जिसमें हमने देखा कि कमीशन के ऊपर से हमें प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एंड उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो हमने देख लिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम लोग इसके और भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आपको ये भी वीडियो मेरा पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसके कारण आपको मेरी आगे के वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।